आज हम जॉर्ज बर्कले पढ़ते हैं। टाइम हो गया। सो अच्छा, दो तीन बातें। पहली बात यह है, क्योंकि फिर आप बीच में क्वेश्चंस पूछोगे, तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं। जॉर्ज बर्कले जो है वो प्योरली एम्पिरिसिस्ट नहीं है। वो एम्पिरिसिज्म से आइडियलिज्म की तरफ चले जाते हैं, और इनके आइडियलिज्म को कहते हैं सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। अब यहाँ पे दो तीन चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। पहली बात यह है कि ये एम्पिरिसिस्ट किन बुनियाद पे है, ये आइडियलिस्ट किस बुनियाद पे है, और ये सब्जेक्टिव आइडियलिस्ट किस बुनियाद पे है। यानी कौन कौन सी चीजें हैं कि जिनकी वजह से ये एम्पिरिसिस्ट भी कहलाते हैं, फिर वो आइडियलिस्ट भी कहलाते हैं, और फिर सब्जेक्टिव आइडियलिस्ट क्यों है। मैं पहले सारी चीजें, इनके जो मेन मेन थॉट्स हैं, इनके जो आइडियाज हैं, वो सारी सारी चीजें लिखवा देता हूँ। मैं लिखवाऊंगा सब्जेक्टिव आइडियलिज्म के हेडिंग के अंदर, ठीक है। अब एग्जाम के अंदर आपने खुद फिर डिस्टिंक्शन क्रिएट करनी है। मैं साथ साथ बताऊंगा कि ये प्योरली आपने, फॉर इंस्टेंस अगर क्वेश्चन आ गया कि बर्कलेज एम्पिरिसिज्म, तो फिर आपने कौन कौन सी चीजें ज्यादा लिखनी है, और फिर साथ में और कौन सी चीजें ऐड कर देनी है। अगर आ जाए आइडियलिज्म पे, तो फिर आपने कौन सी चीज पे फोकस करना है। अगर मैं आपको सिंपल वे में समझा दूं, तो इतनी बातें वो शुरू में करता है जो एम्पिरिसिज्म की बातें हैं, फिर यहाँ से वो जंप कर जाता है आइडियलिज्म की तरफ। ठीक है, आइडियलिज्म की तरफ। तो वो शुरू में परसेप्शन और ऑब्जेक्ट्स और ये और सेंसेशन वगैरह वगैरह ये बातें करेगा, फिर वहां से जंप कर जाएगा आइडियलिज्म की तरफ। तो इनकी उनकी जो मेच्योर और लेटर फिलॉसफी है वो आइडियलिज्म है, और उस आइडियलिज्म को की जो नेचर है वो सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव आइडियलिस्ट नहीं है जैसे हेगल वगैरह, ये सब्जेक्टिव आइडियलिस्ट है, यानी उसके लिए रियलिटी हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट है। तो अब उसके क्या मेन मेन क्लॉजेज हैं, या उसके क्या मेन मेन आर्गुमेंट्स हैं, वो भी मैं लिखवाऊंगा। अभी मैं सारे लिखवाऊंगा, साथ साथ आपको समझाऊंगा कि ये आप प्योरली एम्पिरिसिज्म में लिख सकते हैं, और ये आप आइडियलिज्म में लिख सकते हैं। सो कहने का मकसद ये है कि जॉर्ज बर्कले जो है, अच्छा बीच में अब जितनी भी बातें आएगी, आप लोगों ने पैनिक नहीं होना है कि हम एम्पिरिसिज्म पढ़ रहे हैं और एम्पिरिसिस्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन हम माइंड की बातें कर रहे हैं। तो डोंट बी पैनिक, ये फ्रीडम है। फिलोसफरों के पास ये फ्रीडम थी कि वो किसी तहरीक का हिस्सा रह रहे हैं, इवेंचुअली उन्होंने शिफ्ट करके कोई और डायमेंशन इख्तियार कर ली। ये उनके पास एब्सोल्यूट फ्रीडम थी। अब ये भी आइडियलिज्म की तरफ इवेंचुअली चले जाते हैं मेच्योर बर्कले की शक्ल में। सो सबसे पहली बात आप लिखें, मैं जरा मार्कर चेंज कर लूं। आज हम ह्यूम और बर्कले दोनों पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले आप लिखें रिजेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। रिजेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। वो कहते हैं कि माइंड इज इनकेपेबल ऑफ is incapable of abstract ideas. We cannot frame the idea of motion without moving body. We cannot frame the idea of motion without a moving body. We cannot frame the idea of motion without a moving body. ये ऐसे है जैसे प्लेटो ने कहा था कि ब्यूटीफुल चीजें तो हैं, वो तो थिंग्स हैं, वो तो पार्टिकुलर है, लेकिन ब्यूटी इटसेल्फ भी एग्जिस्टेंस रखती है, और ब्यूटी का आइडिया भी है। बर्कले कहते हैं कि नो, इस तरह की एब्स्ट्रैक्ट चीज एग्जिस्टेंस नहीं रखती है। वो पार्टिकुलर चीजें होती हैं, उसको हम कलेक्टिवली कोई नाम देते हैं, तो उस नाम को हम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं कहें। यानी एब्स्ट्रैक्शन उसको कहते हैं कि आप पार्टिकुलर फिनोमिनल चीजें या इंपेरिकल कंटेंट निकाल के आप कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, तो माइंड कोई भी ऐसा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं बना सकता है। नो, ये देखो, ये प्योर इंपेरिकल वो है। ये इंपेरिसिज्म का
वो हैं आर्गुमेंट कि यानी माइंड इज इनकेपेबल ऑफ फॉर्मिंग एब्स्ट्रैक्ट प्योर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के यानी पार्टिकुलर चीजें निकाल के कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऐसा नहीं है। हाँ, जनरल आइडियाज हो सकते हैं, जनरल आइडियाज, जनरल आइडियाज हो सकते हैं। जनरल आइडियाज मतलब ये कि दे आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट, they are not abstract, they are particle, they are particle by themselves, yeah, particular by themselves, uh, or but general when they are applied to other same objects, general ideas होते हैं particular, particular by themselves, but general, when applied on all other things of the same class, जब उसी ही क्लास के तमाम दूसरी चीजों के ऊपर जब उसे अप्लाई करें तो वो एप्लीकेबल हो, तो उस सेंस में ये जनरल है, लेकिन इटसेल्फ वो पार्टिकुलर है। जैसे अगर मैं कहूं मैन, तो मैन का मतलब मैन इन पार्टिकुलर है। अगर मैं सारे इंसानों के लिए कहूं तो ये जनरल आइडिया हो गया, अगर मैं एक खास एक इंसान के लिए कहूं सोक्रेटिस इज अ मैन, तो ये पार्टिकुलर बन गया। अब मैन का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हमने पार्टिकुलर चीजें निकाल के इसको एब्स्ट्रैक्टली एस्टेब्लिश किया है माइंड के पावर की वजह से, नहीं, बल्कि इसका ताल्लुक हर वक्त पार्टिकुलर चीजों के साथ रहता है। ये प्योर एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, इससे इंपेरिकल या सेंसरी कंटेंट हम नहीं निकाल सकते हैं। सो yes, there are general ideas, and these general ideas are names given to common things। वो क्या वो लिखते हैं कि ये जस्ट हमने कॉमन चीजों को जो सेम चीज होती है उनको कलेक्टिवली एक नाम देते हैं, उससे हम जनरल आइडिया बनाते हैं, लेकिन ये कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं रहता है। सो ही रिजेक्टेड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज वेयर एज हैज गिवन द कंसेप्ट ऑफ जनरल आइडियाज। ये दोनों बातें आपने इंपेरिसिज्म, प्योर इंपेरिसिज्म में लिखनी है। सेकंड आपने क्या लिखना है, थर्ड आपने लिखना है सेंसेशन इज इनवॉलेंटरी। सेंसेशन इज इनवॉलेंटरी यानी सेंसेशन के ऊपर पावर नहीं है हमारे। वो कहते हैं आई हैव नो पावर ओवर माई सेंसेशन बट आई हैव ऑन माई थॉट्स। जॉर्ज ये सॉरी फ्रैंक किले इनके बारे में लिखते हैं कि वो कहते हैं कि आई हैव नो पावर और माई सेंसेशन, I have no power over my sensation, but I have on my thoughts, but I have on my thoughts, फ्रैंक थिले। ठीक है, अच्छा, फिर वो कहते हैं कि I open my eyes, it is not in my power to choose whether I shall see or not, nor to determine what particular objects shall present themselves to my view। Frank Thiele, I open my eyes. It is not in my power to choose whether I shall see or not, nor to determine what particular objects। So कहने का मकसद ये है कि मुझे अपने सेंसेशन के ऊपर कोई ग्रिप, कोई पावर नहीं है, ये इनवॉलेंटरी है।
हैज टू हैपन। जैसे ही मैं आंखें खोलता हूँ चीजें खुद ब खुद मुझे नजर आने लग जाती हैं, और ये मेरे पावर में नहीं है कि कौन सी चीज देखनी है कौन सी नहीं। आंखें खोल दी तो सामने जितनी भी चीजें वो खुद अपना आप आपको दिखाएगी दिखाएगी। और इस कैप के बारे में, अब ये आपके सामने मैंने कैप रख दिया, इस कैप के बारे में आपने फैसला नहीं किया कि इस कैप को मैंने देखना है, बल्कि ये कैप खुद अपना जलवा आपको दिखा रही है। सो दिस इज द पावर ऑफ सेंसेशन। लुक, दिस इज प्योर एम्पिरिसिज्म। कि सेंसेशन इतनी पावरफुल है कि आपको उस पर ग्रिप भी नहीं है, ये खुद ब खुद आपके साथ हो रहा है। ठीक है, तो आई हैव नो पावर ओवर माय सेंसेशन, सो सेंसेशन इज वॉलंटरी। अब आहिस्ता आहिस्ता जब वो चीजें मजीद ओपन करता जाएगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता आइडियलिज्म की तरफ जाएगा। फिर वो कहते हैं कि रिजेक्शन ऑफ लॉक्स John Locke's dichotomy of qualities। जॉन लॉक के क्वालिटीज की डायकॉटमी जो है उसको भी इसने रिजेक्ट किया है। अब वो कैसे? ये कहते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटीज का कोई भी डिफरेंस नहीं है, यानी बट सेज बर्कले these so-called primary qualities are just as secondary as the others। ये जो से प्राइमरी क्वालिटीज हैं ये उतने ही सेकेंडरी है जैसे दूसरे सेकेंडरी क्वालिटीज। अच्छा, उसके वो तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ जाएगा, आइडियलिज्म की तरफ। यहाँ पे मजीद ये भी आप लिख सकते हैं कि आई नेवर परसीव एन एक्सटेंडेड। अब ये एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन कौन सी क्वालिटी थी बताएं? जॉन लॉक के फिलॉसफी में एक्सटेंशन कौन सी क्वालिटी थी? एक्सटेंडेड, आई नेवर परसीव एन एक्सटेंडेड थिंग which is not नहीं, एक्सटेंशन वो तो ठीक है, एक्सटेंशन क्वालिटी कौन सी है, प्राइमरी और सेकेंडरी? आई नेवर परसीव एन एक्सटेंडेड थिंग व्हिच इज नॉट एट द सेम टाइम, वेरी गुड जवाद खान, एट द सेम टाइम colored and so on। I never perceive an extended thing which is not at the same time colored। यानी ये दोनों इतने ज्यादा इंटरडिपेंडेंट है कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि कलर माइंड के ऊपर डिपेंडेंट है और एक्सटेंशन बॉडी नहीं। मैं कभी भी कलर और एक्सटेंशन को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता हूँ, वी कैन नॉट सेपरेट देम। सो ये अब आहिस्ता आहिस्ता उसमें आएगी, आइडियलिज्म की तरफ जब हम मूव करेंगे तो ये चीज आएगी, मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा। ठीक है, अच्छा, तो एक तो ये हो गया कि क्वालिटीज की डिस्टिंक्शन इन्होंने खत्म कर दी। यानी आप यूं भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे आप यूं लिख दे कि क्वालिटीज जो है वो ये कोई डाइकॉटमी नहीं है, कोई कुछ प्राइमरी कुछ सेकेंडरी है। सो आप यूं भी लिख सकते हैं कि प्राइमरी qualities are also secondary, यानी all qualities are secondary या all qualities are secondary। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप लिख दें कि अच्छा, जब सारी क्वालिटी सेकेंडरी हैं, एक बात अब देखें, दिस इज अ डस्टर, ठीक है, अब इसकी बॉडी भी है, इसके एक्सटेंशन भी है, रेस्ट पोजीशन में है,
कलर भी है, इसकी कंपोजिशन भी है, मटेरियल बीइंग भी है, इसका मटेरियल वजूद भी है। कुछ क्वालिटीज इसके इस ऑब्जेक्ट के अंदर होगी, कुछ क्वालिटी माइंड के अंदर। लेकिन ये तो कह रहा है कि सारी क्वालिटीज जो है वो सेकेंडरी है, माइंड डिपेंडेंट है। तो अगर सारी चीजें माइंड डिपेंडेंट है तो फिर इस ऑब्जेक्ट की क्या हैसियत, क्या ये खुद एग्जिस्टेंस रखता है? अगर मैं अपने माइंड का पावर इस पे अप्लाई ना करूं, अगर मैं इसको परसीव ना करूं, तो क्या ये खुद वजूद रखता है अगर सारी क्वालिटीज माइंड डिपेंडेंट है? तो इसलिए वो कहता है कि अनपरसीव्ड एग्जिस्टेंस इज impossible. Unperceived existence is impossible. There is no such thing which exists while not perceived. Every existent thing must have been perceived. कोई भी चीज अगर मौजूद रखती है तो वो परसीव होनी चाहिए। सो अनपरसीव्ड एग्जिस्टेंस जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब यहां से वो एक कंक्लूजन निकाल लेता है कि टू बी इज टू बी परसीव्ड। टू बी इज टू बी परसीव्ड, ये उनकी मेन फिलॉसफी है। अब याद रखें, यहां पे आ जाए, दो तीन बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर बर्कले के ऊपर सवाल आए, ये क्या है, सेंसेशन इज टू परसीव बट नॉट थ्रू माइंड बाय सेंस। यू आर राइट, बट लुक, यहाँ पे उन्होंने ऐसी डिस्टिंक्शन नहीं की कि सेंसेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेंसेस का रोल है। यहाँ पे हालांकि होना चाहिए था सुहेल के, क्लियर डिस्टिंक्शन होनी चाहिए कि ये देखो सेंसेस तो सेंस कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, लेकिन माइंड जो कर रहा है वो तो सेंसेशन नहीं है। ये माइंड, अब ये आहिस्ता जब मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर आपके सवाल का भी जवाब आपको वैसे भी मिल जाएगा और थोड़ा मजीद इसको मैं एलेबोरेट कर दूंगा। ये आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा कि पहले वो सिर्फ सेंसेशन के ऊपर फोकस, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सेंसेशन यानी माइंड जो चीजें देख रहा है उस एज ए होल को वो परसेप्शन कहेगा। यानी वो परसेप्शन जो है वो माइंड चीजों के ऊपर डालेगा और माइंड के पावर से वो परसेप्शन पॉसिबल होगी। माइंड के बगैर परसेप्शन पॉसिबल नहीं होगी। वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे जाएगा। इसको थोड़ा सा एलाबोरेट होने दे, फिर आपको सवाल का भी जवाब मिल जाएगा, आपके सवाल का। ठीक है, अच्छा, अब दो तीन बातें याद रखें। बर्कले के ऊपर अगर सवाल आया भी, ठीक है, अगर सवाल आया, या तो आएगा कि उनके सब्जेक्टिव आइडियलिज्म को एलाबोरेट कर दें, या अगर सब्जेक्टिव आइडियलिज्म पे नहीं आया तो ये कोटेशन की शक्ल में आएगा कि टू बी इज टू बी परसीव्ड, या आएगा इसी इज परसीवी, या इसी इज इक्वल टू परसीवी। एग्जिस्टेंस इज परसेप्शन, एग्जिस्टेंस इज परसेप्शन। तो किसी भी अंदाज में आ जाए, एग्जिस्टेंस इज परसेप्शन पे आ जाए, टू बी इज टू बी परसीव्ड पे आ जाए, या उनके सब्जेक्टिव आइडियलिज्म पे आ जाए, तो ये तीनों सवाल अगर आ जाए तो इसके बाद जो मैं कुछ लिखवाऊंगा वो आपने पहले पहले वो चीजें लिखनी है, बाद में ये ऊपर बातें लिखनी है। ठीक है, तो अब आ जाए, टू बी इज टू बी परसीव्ड, टू बी इज टू बी परसीव्ड। सबसे पहले आपने ये लिखना है कि एग्जिस्टेंस इज आइडेंटिकल विद परसेप्शन। Existence is identical with perception. Existence is identical with perception. यानी इसी is equal to perceive, या इसी is perceive। अच्छा, अब ये किस तरह से मजीद ये इसको एलाबोरेट यूं करता है कि एक टेबल की मिसाल देता है कि when I say that when I say the table
I write on exists. When I say the table I write on exists, I mean that I can see and feel it. I can see and feel it. When I say when I am out of the room, I mean when I say it exists when I am out of the room, I mean that if I were in the room, I might perceive it. मैं अगर कहता हूं कि जिस मेज के ऊपर मैं लिख रहा हूं वो एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब यह है एक्चुअली कि मैं इसे देख भी रहा हूं, इसे फील भी कर रहा हूं। अगर मैं कहूं कि ये मेज मैं अगर रूम में ना भी हूं तो भी ये मेज वजूद रखता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि मेज वजूद रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं रूम में हो तो मैं इसको परसीव करता, इसलिए ये मेज मेरे ना होने के बावजूद भी वजूद रखता है। अच्छा, या और दैट some other mind, क्या लिखा मैंने, आई माइट परसीव इट कॉमा और दैट सम अदर माइंड एक्चुअली डज परसीव इट। अच्छा, देखें, तीन कंडीशन है। या तो मैं खुद देख रहा हूं इसलिए वो चीज वजूद में है, या मैं अगर ना भी देख रहा हूं तो वो इसलिए वजूद में है कि मैं अगर होता तो मैं देख रहा होता, या कोई और चीज देख रही है। अगर मैं या कोई और बंदा ना भी देख रहा हो तो कोई और ऐसा बड़ा माइंड है जो उसे परसीव कर रहा है। अच्छा, फिर वो कहता है, इसको मैं साफ कर रहा हूं, ये अगर आपने लिखा हो या नोट किया हो, इसको मैं साफ कर रहा हूं। अब इससे आगे वो मजीद बढ़ता है, वो कहता है कि टू से थिंग्स एग्जिस्ट when no mind perceive। यस, फ्रॉम फ्रैंक टिले, ठीक है। किसका सवाल है? दिस इज फ्रॉम फ्रैंक टिले। टू से थिंग्स एग्जिस्ट when no mind perceives them is perfectly unintelligible। ठीक है, यानी ये बिल्कुल अकल से बाहर है अगर हम ये कहें कि इस चीजों को कोई भी माइंड परसीव नहीं कर रहे हैं फिर भी वो वजूद रखते हैं। अब देखो, एम्पिरिसिज्म से वो आहिस्ता आहिस्ता आइडियलिज्म की तरफ जा रहा है। फिर वो सब्जेक्टिव आइडियलिज्म कैसे होगा वो भी मजीद एक्सप्लेन करूंगा। सो सेकंड आप लिखें, टू बी इज टू बी इन माइंड। सो यहां से हमें एक कंक्लूजन मिलता है कि टू बी इज टू बी परसीव तो है, लेकिन टू बी परसीव्ड इज टू बी इन माइंड। टू बी इज टू बी इन माइंड। अब सुहेल, आपका सवाल था कि सेंसेशन तो सेंसेस करती है, माइंड नहीं, तो ये कैसे कह रहा है? तो वो इसी बुनियाद पे कह रहा है कि अगर कोई माइंड है तो वो माइंड परसीव कर रहा है ना, थ्रू सेंसेस। तो अगर माइंड नहीं है तो क्या परसेप्शन या सेंसेशन पॉसिबल होती? नहीं। टू बी इज टू बी परसीव्ड। देखें, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का होना इसलिए है क्योंकि परसेप्शन हो रही है,
और परसेप्शन इसलिए हो रही है क्योंकि माइंड मौजूद है। तो टू बी इज टू बी परसीव्ड, टू बी परसीव्ड इज टू बी इन माइंड, सो टू बी इज टू बी इन माइंड, ठीक है। सो इसलिए वो डायरेक्ट उस परसेप्शन या सेंसेस के रोल को खत्म करके माइंड पे ले आते हैं। टू बी इज टू बी इन माइंड, but the universe existed before the evolution of humankind, human mind. But the universe existed before the evolution of human mind. सवाल को थोड़ा सा मैं थोड़ा सा समझ गया हूं, लेकिन आप मजीद एलेबोरेट कर दे तो ज्यादा बेहतर होगा। जवाब है मेरे पास, लेकिन आप इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट कर दे ताकि क्लैरिटी आ जाए। माइंड की एवोल्यूशन या माइंड से पहले इस चीज को क्लियर करें। बॉडीज have no existence without mind. Now this is pure subjective idealism. Bodies have no existence without mind. Mind के बगैर bodies की कोई वजूद, कोई existence नहीं है। ये आपको एक्सप्लेन करके बताया। अच्छा, bodies या तो मेरे माइंड में होगी, इधर इन माई माइंड we feel things and that's why they exist. Yes, अच्छा, either in my mind or perceived by my mind or perceived by my mind, एक। second, या either either in someone else minds someone else mind, ठीक है, किसी और के माइंड, और perceived by someone else, या मेरे जहन में होगा, यानी या तो वो चीज या वो मेरे माइंड में होगा या मेरे माइंड ने परसीव किया होगा, या किसी और के माइंड में होगा या किसी और के माइंड ने परसीव किया होगा। अगर ना मेरे माइंड ने किया हो ना किसी और के माइंड ने किया हो तो फिर क्या होगा, आर एल्स एग्जिस्ट ओनली इन द माइंड ऑफ सम एक्सटर्नल स्पिरिट, और एल्स exist only in the mind of some external spirit. अब ये देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट की तरफ जा रहा है। वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट, अब ये एम्पिरिसिस्ट है लेकिन ये वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट की बातें करेगा। ये किसका, हमजा, द यूनिवर्स एग्जिस्टेड एंड वाज स्टिल देयर to be perceived before the evolution of human mind. It does not need the human mind to come into existence. हाँ, ये तो आप वापस अलिफ पे चले गए, हम आखिरी उस तक पहुंच रहे और आप अलिफ पे चले गए। यही तो कहानी है सारी, हमजा मुताहिर, डोंट बी पैनिक। यही तो कहानी है कि क्या कायनात पहले आई है, यानी मैटर पहले आया है, या माइंड पहले आया है। अब एम्पिरिसिज्म हम पढ़ रहे हैं, वो परसेप्शन और इस चीज को, वो मटेरियल ऑब्जेक्ट को पहले मानते हैं। जॉन लॉक ने भी यही कहा है कि ऑब्जेक्ट्स पहले से मौजूद हैं, ज़हन उनको सिर्फ परसीव कर रहा है या एक्सपीरियंस कर रहा है, उसकी बुनियाद पर हम नॉलेज बना रहे हैं। वो नॉलेज भी वैलिड और वो एब्सोल्यूट नहीं है। अब ये आ गया, ये साहब कह रहे हैं कि नहीं, ये जो एक्सटर्नल रियलिटी है, अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखें वो कहेगा कि हर एक इंडिविजुअल अपनी एक हकीकत बना रहा है। ये एक्सटर्नल हकीकत जो है ये बाहर एग्जिस्टिंग नहीं है, कोई मैटर बाहर वजूद नहीं रखता। ये सारी बातें अभी आएगी। अभी ये इससे भी बड़ी बड़ी वो क्या कहते हैं, हाँकना, लंबी चौड़ी वो करना। सो ये और भी बातें कहेगा अभी। डोंट बी पैनिक, बस फिलोसफर है, फ्रीडम दे, उन्होंने बातें कही है, सीख ले बस। अच्छा, अब आ जाए इस पे, क्वालिटीज पे। ये तो हो गया। अच्छा, या तो मेरे माइंड में है, मेरा माइंड परसीव कर रहा है, या कोई किसी और का माइंड परसीव कर रहा है। अगर कोई भी परसीव नहीं कर रहा तो एक एक्सटर्नल स्पिरिट जो है वो
अकॉर्डिंग टू, ये कौन का अब्दुल अजीज, डू घोस्ट और जिनात एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव आइडियलिज्म बिकॉज दे आर नॉट परसीव्ड। अच्छा, घोस्ट या सब्जेक्टिव आइडियलिज्म की बुनियाद पे पूछ रहे हैं। स्पिरिट्स जो है, स्पिरिट्स, अब उसको आप सोल का है, जिन का है, उसको माइंड का है, उसको गॉड का है, वो कहता है कि ये अगर गॉड नहीं भी है, अगर गॉड थोड़ा इससे डिफरेंट भी है, तो गॉड लाइक पावर है स्पिरिट के पास। अभी स्पिरिट की तरफ हम जा रहे हैं, फिर आपके लिए ये इसको मैं मजीद थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर आप ये लिखें कि क्वालिटीज जो हैं, ऑल क्वालिटीज आर, अब टू बी अगर मेंटल हैं चीजें, तो ऑल क्वालिटीज आर सेकेंडरी, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। फिर आप लिखें कि वी कैन नॉट सेपरेट क्वालिटीज, वी, या ऑल क्वालिटीज इन माइंड, यूं लिखे ऑल क्वालिटीज reside, all qualities reside only in my mind. We cannot separate qualities, जो अभी मैंने आपको कोटेशन भी लिखवाई थी। We cannot separate qualities to call them either primary or secondary. They all are secondary, they all are in our mind. ठीक है, we cannot separate them. अच्छा, अगर ये सारी चीजें हैं तो इसका एक कंक्लूजन निकलता है कि देयर इज नो मटेरियल सब्सटेंस आउटसाइड। अब ये हमजा मुतहर आपके सवाल का जवाब है। Also, if through mind a thing cannot be perceived, it has no existence. Can we edit? क्या क्या क्या, एक मिनट। Also, if through mind a thing cannot if through mind a thing cannot be perceived, it has no existence. आप इसको यूं लिखे, आपने जो बात आप कह रहे हैं वैसे आपने नहीं कन्वे की। आप यूं कहना चाह रहे हैं कि if perception is through mind, so things do not exist without mind। आप यही कह रहे हैं या क्या कहना चाह रहे हैं? There is no material ओके, वैसे ही मैंने लिखा है आपको, मैं वही चीजें मैंने लिखवा। देयर इज नो मटेरियल सब्सटेंस आउटसाइड माय माइंड, या आउटसाइड माइंड, माइंड के बाहर कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। अच्छा, वो कहते हैं कि अगर मैं यूं भी बिलीव कर लूं, अब ये देखो, ये क्लियर कट हमजा मुतहर आपके सवाल का क्लियर कट सीधा सीधा जवाब है। ये कोटेशन उसमें लिखा है, ये यहां तक कोटेशन में है फ्रैंक किल्ले की बुक से। देयर इज नो मटेरियल सब्सटेंस आउटसाइड, यानी माइंड के अंदर है सारी चीजें, हकीकत माइंड पे है। अच्छा, even if it were possible for such a solid figure, movable substance to exist outside the mind, how could we know it? अगर इवन अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती भी होती तो भी हमें कैसे पता होता, हम कैसे जानते हैं? और जो चीज जानी ना गई हो वो वजूद कैसे रखती है? आपको कैसे पता होता कि कायनात है? अगर कोई इंसान ही ना होता तो उससे पहले कायनात का कैसे पता चलता? कायनात का पता चला ही तब है जब जहन आया। सो ये है, इसलिए जो चीज जहन के बाहर है वो चीज वजूद नहीं रखती है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वो लिखता है, अच्छा अब देखो प्योर आइडियलिज्म की तरफ कैसे जाता है कि ऑल आर आइडियाज एंड थिंग्स आर इनएक्टिव।
ऑल आवर आइडियाज एंड थिंग्स आर इनएक्टिव। तमाम ख्यालात और चीजें जो हैं, जो हमारे जहन के अंदर हैं, ये इनएक्टिव हैं। मतलब ये है कहने का कि जो ऑपरेशन इनके ऊपर हो रहा है, या ये जो नॉलेज बन रहा है, या ये जो चीजें हमें, अगर एक ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट मुझे मूविंग नजर आ रहा है, तो ये एक्चुअली, तो ये मूविंग ऑब्जेक्ट मेरे माइंड का पावर है। लेकिन इसको मोशन में, इस आइडिया को मोशन में किस चीज ने लाया है? ये ना ये आइडिया खुद मोशन में आया है, ना ये चीज खुद मेरे जहन के अंदर मोशन में आई है, बल्कि ये खुद इनएक्टिव है। सो अगर ये इनएक्टिव है तो इनके एक्टिवनेस की कोई काज होनी चाहिए। दे आर नॉट cause of my sensation. Things and ideas are not cause of my sensation. मेरी सेंसेशन की जो वजूहात है या कॉज है, वो आइडियाज और चीजें नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो काज हैं, ये जो काज हैं, दिस must be active, must be incorporeal, yani immaterial. It must be active, it must be immaterial. So what it is? Anybody guess? अगर इन चीजों को ऑपरेशनलाइज कर रही है कोई चीज, व्हाट इज इट? नो, माइंड के अंदर तो ये चीजें हैं। देखें, ये फॉर इंस्टेंस माइंड है, माइंड के अंदर ये सारी चीजें हैं, थिंग्स या आइडियाज या जो भी। अब ये सारी चीजें माइंड के अंदर है, अचानक से कोई चीज मोशन में आ जाती है, कोई चीज रेस्ट में। वेरी गुड उमर फारूक, एक्सेलेंट। दिस इज स्पिरिट, दिस कॉज इज स्पिरिट। स्पिरिट। अब ये स्पिरिट क्या है? अब आ जाती है फिलॉसफी स्पिरिट की, वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट। ये स्पिरिट क्या है? अब इसको मैं लिखता हूं वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट। ये अब देखो सब्जेक्ट आइडियलिज्म है और इसमें ये स्पिरिट तक चले जाओ। Cause behind receiving ideas. Spirit is a cause behind receiving ideas. ठीक है। उसके अलावा अच्छा, अब ये दो चीजें यहाँ पे वो करता है। एक अंडरस्टैंडिंग, देखो हमारा माइंड अंडरस्टैंडिंग करता है ना, और एक इरादा, एक विल, एक अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब ये स्पिरिट, जब यानी जब आइडियाज परसीव हो जाते हैं तो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इफ आइडियाज if it perceives, if perceives ideas, then it become understanding. जब आइडियाज परसीव करता है तो अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। अंडरस्टैंडिंग मीन्स, oh, I understand it is a duster. It means, this understanding means that I have perceived an idea and that idea is the idea of duster. So I understood what duster is. Now, when idea is perceived, then it becomes understanding. Then the spirit becomes understanding. When it operates, if प्रोड्यूस, या कोई आइडिया प्रोड्यूस करे या किसी आइडिया के ऊपर ऑपरेशन करे तो वो विल बन जाता है। इफ प्रोड्यूसेस और operates upon ideas, then becomes will. तो उसे इरादा कहते हैं, विल कहते हैं। यानी विल क्या है कि आप जब ये स्पिरिट, अगर ये कोई चीज, अगर ये आइडियाज परसीव करे तो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अगर वो डिलिबरेटली खुद विलिंगली, क्योंकि ये एक्टिव है ना,
आइडियाज और थिंग्स तो एक्टिव नहीं है, वो तो इनएक्टिव है, ये एक्टिव है। अगर इसको आइडियाज परसीव हो जाए तो ये अंडरस्टैंडिंग बना लेता है, ये समझ जाते हैं कि अच्छा ये आइडिया है। जब उन्हीं आइडियाज के ऊपर या नई आइडियाज वहां से प्रोड्यूस करे या उन्हीं के ऊपर ऑपरेशन करे विलिंगली, एक्टिवली, तो वो विल बन जाता है इरादा। नो दिस इज ये वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट। और फिर यही स्पिरिट जो है ये हमारे अंदर जो है आइडियाज जो है हमें आइडियाज देते हैं, लाइक सेंसेशन और रिफ्लेक्शन। हाँ, वो खैर अलग स्टोरी है, आपने इस तरह शॉर्ट पेपर में नहीं लिखना कि इट इज लाइक रिफ्लेक्शन एंड सेंसेशन, बट आपने जनरली इसी तरह इससे स्पेसिफिक वे में करना है। अच्छा, इट इज द सो अब अगर आप लिखे ना कि सोर्स ऑफ आइडियाज, सोर्स ऑफ आइडियाज, तो सोर्स ऑफ आइडियाज कई सारे हैं। उसमें आप ये सबसे पहला मिसाल सेंसेशन या परसेप्शन, वो आपको मैंने बता दिया। ये ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा लाइवली है, ज्यादा डिस्टिंक्ट है, ज्यादा क्लियर है, ज्यादा ऑर्डर में है, ये इसको ज्यादा पावरफुल मानता है। इमेजिनेशन है, जब हमारा माइंड इमेजिन करे, उन्हीं चीजों की कॉपी इमेजिन करे। और एक है स्पिरिट। और स्पिरिट जो है, अच्छा, तमाम हमारे अंदर जो आइडियाज या हमें मिलते हैं या हम उनका ऑपरेशन करते हैं या उनको फंक्शनिंग में लाते हैं, उसके पीछे स्पिरिट का काम है। स्पिरिट एक ऐसी पावर है जो क्या करता है कि जो मुझे नॉलेज देता है, जो मेकिंग या अनमेकिंग ऑफ आइडियाज करते हैं, इट हैज द पावर ऑफ माइंड या गिवन बाय द स्पिरिट टू मेक एंड अनमेक सम आइडियाज। ठीक है, सो ये स्पिरिट का कमाल है। ठीक है, जो आइडियाज आर पैसिव, ठीक है, एंड इनर्ट, वेयर स्पिरिट इज एक्टिव एंड क्रिएटिव। व्हाट, ये किसका क्वेश्चन है? मासूमाना सवाल है। What spirit itself is? How can we differentiate from mind? Look, good. वो स्पिरिट को एक एक जगह वो यूं भी कहते हैं कि स्पिरिट अगर गॉड खुद भी नहीं है तो गॉड लाइक पावर रखता है। A spirit is one undivided active being, एक्टिव बीइंग, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग और विल करता है, एक्टिव बीइंग है। अच्छा, इट इज आइडियाज आर पैसिव एंड इनर्ट, वेयर स्पिरिट इज एक्टिव एंड क्रिएटिव। स्पिरिट इज, अच्छा, स्पिरिट एक ऐसी चीज है, इट इज इनकॉर्पोरल, ये इमेटीरियल है, इनकॉर्पोरल है, एक्टिव सब्सटेंस है, ये मैंने लिखवा दिया, एक्टिव सब्सटेंस, एक्टिव सब्सटेंस। अच्छा, ये जो है, आई हैव नोशंस ऑफ माय ओन माइंड एंड इट्स ऑपरेशंस ऑफ अदर फिनिट माइंड एंड ऑफ गॉड्स माइंड। ठीक है, ये अब ये जो चीजें हैं और ये जो पावर ऑफ माइंड है टू मेक एंड अनमेक सम आइडियाज, ये कौन ये पावर देता है? ये पावर जो है ये स्पिरिट देता है। सो स्पिरिट ऑपरेट्स अपॉन माइंड, ये हमारे माइंड के ऊपर ऑपरेशन करता है, ये हमारे माइंड के अंदर ये गिव्स आइडियाज, ये हमें आइडियाज देता है या ऑपरेशनलाइज आइडियाज, ऑपरेशनलाइज। अच्छा, ये एक एक्सटर्नल सुप्रीम माइंड भी है। ठीक है, ये एक एक्सटर्नल सुप्रीम इनकॉर्पोरियल एक्टिव सब्सटेंस भी है, बीइंग है। ठीक है, स्पिरिट, वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, सो और ये हम सब के माइंड्स के ऊपर ऑपरेशन करता है। अगर कोई चीज को हम सारे नहीं परसीव कर रहे हैं, वो चीज वजूद में हो, तो इसको स्पिरिट परसीव करेगा। ठीक है, नो, दिस इज जॉर्ज बर्कले फिलॉसफी। अब अगर हम इसको शॉर्ट वे में लिखें कि आइडियलिज्म ये कैसे है, तो आपने यही लिखना है कि रियलिटी इज, अच्छा, रियलिटी इज सब्जेक्टिव, मतलब हम सारे खुद जो हैं
हमारे माइंड जो है वो यानी मेरा माइंड, आपका माइंड, हम अपनी हकीकत बनाए हुए हैं, ये हमने बनाया है, हम बाहर से कोई चीज़ परसीव नहीं कर रहे हैं। ये डायरेक्ट रियलिज़्म को रिजेक्ट करता है, इनडायरेक्ट अप्रोच रियलिटी को रखता है, वो इनडायरेक्ट क्या मेंटल ये है। हर बंदे के लिए अपने डिफरेंट एक चीज़ अगर मुझे ठंडी लग रही है, पानी को देख लें, अगर मुझे वो ठंडी लग मतलब मुझे वो ठंडा फ़ील हो रहा है, तो किसी और को गर्म फ़ील होगा। So, cold to one, hot to another. So this is the reality हर चीज की। So वो हम अपने माइंड, अपने परसेप्शन की बुनियाद पे हकीकत बनाते हैं। एक्सटर्नल वर्ल्ड इज डिपेंडेंट ऑन माई माइंड, ठीक है, एक्सटर्नल वर्ल्ड इज डिपेंडेंट ऑन माई माइंड। अच्छा, उसके बाद बट वी कैनॉट परसीव स्पिरिट, वी परसीव थ्रू स्पिरिट, थ्रू द पावर ऑफ स्पिरिट। स्पिरिट ऐसी चीज है जिसके थ्रू, ये देखो, ये अंडरस्टैंडिंग क्या है, मेरी बात सुने। इफ यू अंडरस्टैंड एन आइडिया, so this understanding is actually spirit. When you operate upon an idea, when you produce an idea, आप अगर कोई आइडिया प्रोड्यूस करते हैं या आप किसी एक आइडिया के ऊपर एक आइडिया को इंटरप्रेट करते हैं, तो वो इरादा बन जाता है। और विल क्या है, इरादा क्या है, स्पिरिट है। अंडरस्टैंडिंग क्या है, स्पिरिट है, ठीक है। सो yes, this is the most ambiguous philosopher we have studied up. ठीक है, नहीं, बहुत इजी है। आप इसको टू बी इज टू बी परसीव तक रखें, स्पिरिट के उसमें ना जाएं, ठीक है। फिर आप कंफ्यूज होंगे। टू बी इज टू बी परसीव्ड और रियलिटी जो है वो मेंटल है, माइंड डिपेंडेंट है, यहाँ तक महदूद रखें, ठीक है। बाकी आप टेक्स्ट पढ़े, शायद वहां भी चीजें क्लियर हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। अच्छा, अब देखें ना, रियल थिंग्स, अब मैं उन चीजों पे गया नहीं हूँ। रियल थिंग्स को वो कैसे डिफाइन करते हैं? रियल थिंग्स को वो यूं नहीं लिखते हैं कि ये रियल थिंग है, क्योंकि बाहर तो कोई है नहीं। बस आप इतना समझ आए कि एक्सटर्नल मैटर जो है उसको वो डिनाई करता है, बाहर मैटर एग्जिस्ट नहीं करता है। मैटर या रियलिटी जो है वो मेंटल है, रियलिटी इज मेंटल, ठीक है। इट एग्जिस्ट विद इन माइंड, नॉट एक्सटर्नली। और अगर कोई माइंड किसी चीज को परसीव या कोई माइंड किसी चीज के ऊपर अपना पावर नहीं डालते हैं, तो वो चीज वजूद में नहीं है, ठीक है। बस इतना काफी है, और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि आप पैनिक हो या आपको वो फील हो। तो लेकिन पढ़ाना तो था। डेविड ह्यूम, डेविड ह्यूम इजी है। और डेविड ह्यूम इज द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इमाम गजाली। जिसने डेविड ह्यूम को अच्छे से समझ लिया, उसने इमाम गजाली को अच्छे से समझ लिया, ठीक है। सबसे पहले, ऑरिजिन ऑफ नॉलेज। डेविड ह्यूम को अगर किसी ने पढ़ना हो, टेक्स्ट पढ़ना हो, तो उसके स्केप्टिसिज्म से मुतल्लिक ज्यादा पढ़ें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्केप्टिसिज्म, स्केप्टिसिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो अक्सर पेपर में पीएमएसकेपी के पंजाब में भी 2020 के उसमें पीएमएस में आया था। इसका 2021 के 20 है, कौन सा था अभी लास्ट जो एग्जाम था, उसमें सीएसएस में भी आ जाते हैं। सो हिज स्केप्टिसिज्म इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो ओरिजिन ऑफ नॉलेज, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं इसको। इम्प्रेशंस, ठीक है। आप यूं लिखे, ओरिजिन ऑफ नॉलेज। अगर मैं इसको पहले सिंपलेस्ट वे में लिखवाऊं, तो वो कहता है, ये ग्राफ लिखें, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के बाद एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट, लाइवली impressions, or these impressions creates thoughts, and they can be imagined, can be। और इस तरह से या आप यूं लिखें कि from all these impressions or knowledge is derived, ठीक है। फ्रॉम ऑल दीज इंप्रेशंस और नॉलेज इज डिराइव्ड, ठीक है। अब इंप्रेशंस क्या है, देखें। इंप्रेशन ये है कि इंप्रेशन दो तरह के हैं, इनवर्ड आउटवर्ड इंप्रेशन और इनवर्ड इंप्रेशन।
impression. आउटवर्ड और इनवर्ड। आउटवर्ड इंप्रेशन जो बाहर 5 सेंसेस के थ्रू आते हैं, ये ज्यादा क्या है, ये ज्यादा लाइवली है, स्ट्रॉन्ग है और एक्टिव है, स्ट्रॉन्गर है, वगैरह वगैरह। यानी और ये बाहर सेंसेस है, 5 सेंसेस। इनवर्ड इंप्रेशन जो इंटरनली फ्रॉम इनसाइड, यानी और ये जरूरी नहीं है कि एक स्पेसिफिक आइडिया जो है वो हमेशा के लिए या आउटवर्ड इंप्रेशन होगा या इनवर्ड। सेम आइडिया आउटवर्ड भी हो सकता है, इनवर्ड। फर्क ये है कि आउटवर्ड ऐसे होगा जैसे मैं डायरेक्ट जो है नहीं नहीं नहीं, इंप्रेशन और थॉट्स में डिफरेंस है। देखें, थॉट्स वर्सेस इंप्रेशन। अब सवाल आ गया इंप्रेशंस वर्सेस थॉट्स, impressions versus thought. They are lively, विविध हैं, लाइव। याद रखें, मैं आपको पहले एक चीज समझा देता हूँ। ये क्या है, जल्दी बताएं मुझे। व्हाट इज दिस? डस्टर है ना, डस्टर। जैसे ही आप देख लें, जैसे ही आप किसी चीज को, अब आपने बर्कले भूल जाना है। अब ये प्योरली नया फिलोसफर है और ये प्योर इंपेरिसिस्ट है, एंड ही इज द कल्मिनेशन ऑफ इंपेरिसिज्म। और ये कोई माइंड या इस तरह एब्स्ट्रैक्ट बातें नहीं करेगा, ये बिल्कुल आपके दिल की बातें करेगा। ये इसको आप देख रहे हैं, ये डस्टर है। जैसे ही आप किसी चीज को पहली नजर में पहली बार देखते हैं, वो जो डायरेक्ट आपको कोई चीज, कोई आइडिया या कोई चीज मिल जाते हैं, वो इंप्रेशन है। नो, यू आर गेटिंग इंप्रेशन ऑफ दिस वेरी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो जितना आप, यानी जैसे ही आप देखते हैं, डायरेक्ट जो आप चीज ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको बहुत क्लियर इंप्रेशंस आपको मिल जाते हैं। इन क्लियर इंप्रेशन से फिर हम कॉपीज बना लेते हैं उनको माइंड में। अब इसको मैंने इसको अच्छे से देख लें, ये देखो, अच्छे से देख लें। अब ये आप इंप्रेशन ले रहे हैं इसे, जब तक ये चीज आपके सामने है आप इंप्रेशंस ले रहे हैं। जैसे ही ये चीज आपके सामने से हट जाए, अब मैं अगर आपसे कहूं कि डस्टर क्या है, तो आप जो भी बताएंगे वो थॉट्स हैं, वो इंप्रेशंस नहीं है। समझ आ गई ना हारिस? यानी इंप्रेशन जो लाइवली होते हैं, जो आप डायरेक्ट चीज को देखते हुए आपको मिल रहे होते हैं। We get outward impression through senses, then through what we get inner impressions. अब्दुल अजीज, इनर इंप्रेशन ये है कि आपके पास ऑलरेडी वो फिर एसोसिएशन ऑफ आइडियाज के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा। मैं पहले इसकी डिस्टिंक्शन आपको दे दूं, फिर इनवर आता हूँ, ठीक है? पहले आप ये लिख दें, इसका सवाल है, क्या नाम है, हारिस का सवाल है, ये सॉल्व कर ले, ये लिख भी लें, अच्छा सवाल था, फिर हम उस पे जाते हैं। ये विविड है, क्लियर है, रियल है, और ये रिप्रेजेंटेशंस है, ठीक है? और ये चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, यानी ये बाहर की इंप्रेशंस और रिप्रेजेंटेशन, ये बाहर की चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये डायरेक्ट है, हम ऑब्जेक्ट से लेते हैं, ठीक है? अब और क्या लिखवा दूं, यही जो मैंने आपको समझाया। थर्ड जो है, ये लेस विविड, लेस क्लियर, लेस फोर्सेबल या कन्विंसेबल, ब्लर है। इट इज क्रिएटेड फ्रॉम, देखें अब आपको समझ भी आएगी, क्रिएटेड फ्रॉम, हारिस, क्रिएटेड फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग ऑन इम्प्रेशंस, क्रिएटेड फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग ऑन इम्प्रेशंस, ठीक? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इम्प्रेशंस एंड थॉट। कहने का मकसद ये है कि यानी आपको जो बाहर से डायरेक्ट इंप्रेशन मिल जाती है, उसकी या आप कॉपी बना लें या उसके साथ आप कोई और चीज जोड़ दें इंटरनली, वो थॉट होता है, ठीक है? जब तक आप डायरेक्ट चीज को परसीव कर रहे हैं, तो उससे जो जो आपको चीजें मिल रही होती हैं, यहाँ से आपको क्या चीजें मिल रही हैं? शेप,
रेक्टेंगुलर चीज मिल रही है, ये इंप्रेशन एक मिल रहा है, व्हाइट कलर आपको एक इंप्रेशन मिल रहा है, डार्क ग्रीन कलर आपको दूसरा इंप्रेशन मिल रहा है, ये सारा कुछ आपको इंप्रेशन मिल रहे हैं। जैसे इसको मैंने हटा दिया, उसके बाद जो आपका आइडिया होगा वो थॉट होगा। सो थॉट जो होते हैं वो चूंकि हकीकत से थोड़े दूर होते जाते हैं, जितना चीज जितनी ज्यादा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, जितनी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होती है उतने उतना नॉलेज क्लियर और विविड होता है, ठीक है। अच्छा, और अब इनवर्ड इंप्रेशन क्या है? सवाल था अब्दुल अजीज का। देखें, इनवर्ड इंप्रेशन जो है फ्रीक्वेंटली ओकेजन बाय और आइडियाज, इनवर्ड इंप्रेशन जो है ये ऐसे है एक्चुअली, जैसे वो जो इनवर्ड यूं होता है कि जैसे हम हमारे पास इंप्रेशन है ना, हीट का, कोल्ड का, या डस्टर का या मार्कर का, इनकी इंप्रेशन है हमारे पास। यानी ये आपने ये देख लिया ना, ये आपने देख लिया, ये डस्टर है, सॉरी मार्कर है, इसके ए प्रियोरी ए पोस्टीरियरी नहीं, वो अलग चीज है एक्सपीरियंस की बुनियाद पे। ये ऐसे देखें, रियल ऑब्जर्वेशन या डायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जो है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से कोई अगर कुछ आपको मिलता है वो आउटवर्ड इंप्रेशन है, जो कॉपी ऑफ अर्लियर ऑब्जर्वेशन जो है, ये मैं अपने लिहाज से आपको डिफाइन करके दे रहा हूँ। कॉपी ऑफ अर्लियर ऑब्जर्वेशन जो है वो इनवर्ड है। फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये ये फायर है, क्या है? फायर, आग। अब जैसे ही मैंने आपके सामने आग लिख दिया, फायर लिख दिया, तो आपके जहन में क्या क्या चीजें आ रही हैं बताएं? व्हाट कम्स इन योर माइंड? I have mentioned fire, so what comes in your mind? हाँ, ये देखो हीट, now this is inward impression। और क्या है? बर्निंग, बर्न, इनवर्ड इंप्रेशन। अच्छा, उसके अलावा रेड कलर, रेडिश या जो भी इसका कलर है खास, लाइट, ठीक है, लाइटनिंग या लाइट, दीज आर इनवर्ड इंप्रेशंस। और याद रखें, इनवर्ड इंप्रेशन जो है वो इनका एक मशहूर कंसेप्ट है एसोसिएशन ऑफ आइडियाज, वहां से आते हैं, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ आइडियाज से आते हैं। सो origin ऑफ नॉलेज कैसे? थ्रू एक्सपीरियंस, एंड एक्सपीरियंस इज द एक्सपीरियंस ऑफ इंप्रेशंस, ठीक है, एक्सपीरियंस इज द एक्सपीरियंस ऑफ इंप्रेशंस। उसके बाद अच्छा, इफ impressions then ideas, if no impressions no ideas, ये क्लियर कट वो लिखता है। if there is impressions, if impressions then ideas। आज थोड़ा सा हमने ज्यादा टाइम इस पर लगाना है, ह्यूम को पढ़ना है हमने, ठीक है। if impressions then ideas, no impressions no ideas are thoughts, ठीक है। किसका सवाल है? एक मिनट। Is it correct to say that impressions are derived from thoughts? No, thoughts are derived from expressions, sorry, impressions। thoughts, देखें, ऑब्जेक्ट, या ये देखो मैं मजीद सिंप्लीफाई कर दूं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से हमें इंप्रेशंस मिलते हैं। यार हम सिंपल कहते हैं ना कि उसका क्या इंप्रेशन पड़ा आपके ऊपर, हम कहते हैं ना क्या इंप्रेशन पड़ा आपके ऊपर, तो इंप्रेशंस डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स का पड़ता है हमारे ऊपर। ऑब्जेक्ट का हमारे ऊपर इंप्रेशन पड़ा, उस इंप्रेशन को हम थॉट्स में कन्वर्ट करते हैं, थॉट्स या आइडियाज में कन्वर्ट करते हैं। सो थॉट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम इंप्रेशंस। सो इसका मतलब ये हुआ कि if there are impressions then there are thoughts or ideas, if no impression no thoughts or ideas। समझ आ गई हारिस आपके सवाल का जवाब? अच्छा, उसके बाद इंप्रेशंस को हम कैसे अडॉप्ट किया, कैसे वो करते हैं? कंपाउंडिंग है, ट्रांसपोजिंग है, ऑगमेंटिंग है, डिमिनिशिंग है, ये मुख्तलिफ तरीके हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सो थ्रू दिस वे वी डिराइव आवर नॉलेज। एक और चीज है एसोसिएशन ऑफ आइडियाज। ऑरिजिन ऑफ नॉलेज हो गया। अब ये जो इनवर्ड आउटवर्ड इंप्रेशन और हमारा नॉलेज जो बनता है, मैंने आग का जिक्र कर लिया, आपने कहा कि आग जलाती है या आग रोशनी देती है।
आग ये करती है, वो करती है, ये क्यों? आपने डायरेक्ट आग के साथ बर्निंग या लाइटनिंग या ये चीजें क्यों साथ जोड़ दी डायरेक्ट? वो एसोसिएशन ऑफ आइडियाज। अब एसोसिएशन ऑफ आइडियाज क्या है? एसोसिएशन ऑफ आइडियाज ये है कि इंटर कनेक्शन between ideas. Association of ideas is interconnection between ideas. ये ये इंटायरली लूज नहीं होता या अनकनेक्टेड नहीं होते, नॉट इंटायरली लूज और अनकनेक्टेड, यानी ये आइडियाज इंटायरली अनकनेक्टेड नहीं होते, किसी वे वन वे और द अदर ये कनेक्टेड होते हैं। अच्छा, उसके बाद किसी एक खास रेगुलरिटी या किसी खास तरीके के साथ एक दूसरे के साथ वो इंटरेक्शन होते हैं। अब ये जो एसोसिएशन ऑफ आइडियाज है, ये थ्री प्रिंसिपल्स के ऊपर गवर्न होते हैं। प्रिंसिपल्स, इसके थ्री प्रिंसिपल हैं। नंबर वन, इसके थ्री प्रिंसिपल्स हैं। नंबर वन, रिजेम्बलेंस। अगर दो चीजें देखें, हम क्लासिफिकेशन ऑफ चीजें करते हैं ना, मुख्तलिफ चीजें क्लासिफाई करते हैं, अगर वो अपीयरेंस के थ्रू या किसी भी वजह से अगर वो रिजेम्बलेंस रखते हो, दो आइडियाज या दो चीजें अगर रिजेम्बलेंस रखती हो, तो हम उनको सेम उसमें कंसीडर करते हैं, सेम ग्रुप में, या हम उनको कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, या रिजेम्बलेंस के मुशाबत के थ्रू, या टाइम और प्लेस में एक साथ हो। contiguity in time and place। ठीक है। थर्ड, cause and effect। cause and effect, फॉर इंस्टेंस ये टाइम और प्लेस में ऐसे हैं कि ये एक, फॉर इंस्टेंस ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, एक बंदा आ गया, ठीक है, एक बंदा आ गया, वो जा रहा है, जैसे ही वो अंदर चला गया, यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है, ब्लास्ट हो जाता है। जैसे ही ये बंदा, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, वो ऑब्जर्व कर रहा है इस सीन को, कैमरा जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जैसे ही ये बंदा इन होता है, ब्लास्ट हो जाता है। अब आपके जहन में क्या आएगा? टाइम एंड प्लेस की कंटिग्विटी को देख के आप क्या कंक्लूड करेंगे? बताएं मुझे। जैसे ही बंदा इन होता है, ब्लास्ट हो जाता है, व्हाट वुड यू कंक्लूड? दैट ये टेररिस्ट है, ये अंदर गया, इसने खुदकुश किया, ठीक है, यस, दैट खुदकुश, ठीक है। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि एक ही वक्त में एक ही जगह पे जब दो दो आइडियाज या दो चीजें या दो इवेंट्स हो जाते हैं, तो हम उनको एसोसिएट कर लेते हैं, या दो चीजें जब रिजेम्बलेंस रखती हो। देखें, फॉर इंस्टेंस ये हो गया, और ये शायद मैं उस तरह से ना बनाऊं, फिर आप लोग कहेंगे कि ये तो रिजेम्बलेंस नहीं रखते हैं। इस ये इसको आप क्या कहेंगे? नेम दे दें इसको। दीज आर मैंगोस। अब आपने दोनों को मैंगो कहा है, क्यों? क्योंकि रिजेम्बलेंस रखते हैं। मुख्तलिफ चीजों को हम उनके आइडियाज, अब देखो, मैं आपके सामने ये चीज मैंने बना दी, आपने फौरन से इसको मैंगो कहा है। क्यों मैंगो कहा है? क्योंकि इसके रिजेम्बलेंस दूसरे मैंगो से हैं। अब आपने तो एक बार एक मैंगो को कहा था, आप हर बार तो दुनिया के सारे इंसान जमा होके एक प्लेटफॉर्म पे, और हर बार तो मैंगो को डिफाइन नहीं करते कि देखो ये मैंगो है, ये मैंगो है, ये मैंगो है। सारे आके फिर डिफाइन करेंगे एक एक मैंगो, बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ मैंगो जितने रहते हैं, हर एक के लिए सारे इंसान इकट्ठा होकर तो नहीं कहते, लेकिन रिजेम्बलेंस के थ्रू वो डिफाइन करते, जैसे ही देखते हैं रिजल्ट रखते, अच्छा ये आम है। सो इन तीन, अच्छा, काज एंड इफेक्ट ये है, जैसे हमने मुख्तलिफ थियरीज पढ़ी हैं काज, लॉ ऑफ काजेशन की। एक चीज की वजह से जब दूसरी चीज होती है, जैसे आग से जलना होता है, जैसे पानी ठंडक देती है, या पानी
के अंदर हम चीजें पकाते हैं, सो एक चीज काज बन जाती है, दूसरी इफेक्ट। इन 3 जनरल प्रिंसिपल के थ्रू एसोसिएशन ऑफ आइडियाज होते हैं, और इन एसोसिएशन ऑफ आइडियाज के थ्रू हमारा नॉलेज बनता है, ठीक है। और इन्हीं एसोसिएशन ऑफ आइडियाज की वजह से हमारे इनवर्ड इंप्रेशंस भी आते हैं। जैसे ही मैं किसी चीज को देख लूं, जैसे ही मैंने डस्टर को देख लिया, हमारे अंदर एक इन एसोसिएशन ऑफ आइडिया के थ्रू इनवर्ड इंप्रेशन ये आया कि ये साफ करेगी, ये बोर्ड को साफ करने के लिए। वो जो डस्टर और क्लीनिंग जो है, ये साथ में एसोसिएशन ऑफ आइडियाज के थ्रू कनेक्ट होकर इनवर्ड इंप्रेशन भी दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है, कितना टाइम है वैसे, कंटिन्यू करें या क्या करें? अभी इंटरेस्टिंग चीज है ये, कॉजेशन, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। कंटिन्यू करें या क्या करें? ओके जी, थैंक यू। वैसे भी आप लोगों ने क्या करना है, कंटिन्यू ही करते हैं ताकि ये जल्दी ये वाला एंड हो जाए। 3 क्लासेस इस पर लग गई। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। सबसे पहले, अच्छा, ये बिल्कुल इमाम गजाली के उसकी कॉपी है, इसको यहाँ पे समझ गए इमाम गजाली का लेक्चर, आप यूं आराम से ये लॉ ऑफ कॉजेशन आप समझ जाएंगे, ठीक है। एक तो ये है कि लॉ ऑफ कॉजेशन जो है, it is known a posteriorly, known a posteriorly। क्या मतलब? यानी it is known through experience, it is not a priori। ये जो cause and effect relation है, वो कहता है कि अगर इंसान को ये पता ना होता कि आग जलाती है, तो हम आग में कूद पड़ते और जल जाते। समझ आ गई मजे की बात? अगर इंसान ये ना जानता कि आग जलाती है, तो हम आग में कूद पड़ते और जल जाते। लेकिन चूंकि हमें पता है एक्सपीरियंस के थ्रू कि आग जलाती है, तो आग और बर्निंग, यानी फायर इज द कॉज ऑफ बर्निंग, सो दिस cause and effect relation is being known through experience। That's why this relation is not a priori। ये जो फिलोसफर्स लगे होते हैं राशनलिस्ट के, हम cause and effect relation को रीजन के थ्रू मालूम करते हैं, गलत लगे हैं, एक्सपीरियंस के थ्रू। अदरवाइज अच्छा, फिर वो कहते हैं कि बोथ आर डिफरेंट, इफेक्ट कैन नॉट बी डिस्कवर्ड इन अ कॉज, बोथ आर डिफरेंट। कॉज एंड इफेक्ट दोनों डिफरेंट है। इफेक्ट कैन नॉट be discovered, effect cannot be discovered in a cause। इफेक्ट को हम cause के अंदर डिस्कवर नहीं कर सकते। जलना जो है, मेरी उंगली अगर आग की वजह से जल जाए, तो क्या मेरी उंगली फिर इसकी जली हुई इसके जला हुआ शेप, क्या वो आग के अंदर पहले से मौजूद था जो आग ने प्रोड्यूस किया? नहीं। आग डिफरेंट चीज है, जलना डिफरेंट चीज है। मैच बॉक्स जो है या मैच स्टिक जो है, वो डिफरेंट चीज है। आग डिफरेंट चीज है, या पानी डिफरेंट चीज है। प्याज का बुझना वो डिफरेंट चीज है, प्याज डिफरेंट, ये सारी चीजें डिफरेंट है। इवन अगर पेरेंट्स और सिबलिंग्स देख ले, पेरेंट्स डिफरेंट है, सिबलिंग डिफरेंट है। क्या वो जो सॉरी सॉरी ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स डिफरेंट, ऑफस्प्रिंग डिफरेंट है। ऑफस्प्रिंग अगर पेरेंट के अंदर मौजूद होता तो सेम होता नहीं। दोनों काज एंड इफेक्ट दोनों चीजें बिल्कुल डिफरेंट है। इफेक्ट काज के अंदर मौजूद नहीं होता है, फिर हम क्यों काज और इफेक्ट को ए प्रियोरली या एब्सोल्यूट वे में क्यों कनेक्ट करते हैं? बस एक लॉ ऑफ एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ आइडियाज है, दोनों इवेंट एक जगह पे एक साथ हो जाते हैं, फिर हम कहते हैं ओ ये काज है, ये इफेक्ट है। अदरवाइज ये कोई रैशनली या नेसेसरी कनेक्शन नहीं है। अच्छा, उसके बाद है कि how we cannot demonstrate effect, we cannot demonstrate that effects will follow the same cause। We, yeah, you can no certainty that same effect will follow same cause। हमें कोई पता नहीं है, कोई कंफर्म बात नहीं है कि सेम इफेक्ट सेम कॉज फॉलो करेगी। मे बी वो कहते हैं मे बी, यानी सेम वही इफेक्ट आग जो है वो मैच स्टिक से लग जाए, या कोलाइडिंग स्टोन से हो जाए, या स्पार्क से हो जाए,
कि हमें भी किसी और वजह से हो जाए, हाँ, या सनलाइट से हो जाए, या इवन किसी कोई बंदा आ जाए इतना स्पिरिचुअल पावर हो कि वो कहें कि आग लग जाए और वो लग जाए, किसी भी वजह से वो हो सकता है। सेम काज रिस्पॉन्सिबल नहीं है हमेशा के लिए उस सेम इफेक्ट के लिए, ठीक है। 4 पे लिखे नो नेसेसरी कनेक्शन, नो नेसेसरी, काज और इफेक्ट में कोई नेसेसरी कनेक्शन नहीं है, काज और इफेक्ट में कोई नेसेसरी कनेक्शन नहीं है। मतलब ये है कि अगर नेसेसरी होता तो ये तो फिर एक्सपीरियंस पे डिपेंड ना करता, फिर ये ऑब्जेक्ट के अंदर होता। और नेसेसरी वो है जिसको हम डिनाई या जिसको हम निकाल नहीं सकते हैं। हालांकि ये नेसेसरी नहीं है, इसका अपोजिट भी हो सकता है। वी मे एज्यूम द अपोजिट एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट नेसेसरी। वी मे एज्यूम द अपोजिट, हम अपोजिट भी एज्यूम कर सकते हैं, हम अपोजिट एज्यूम कर सकते हैं। यानी वी कैन से दैट फायर फायर में स्टॉप बर्निंग। ये तमाम बातें एग्जैक्ट एग्जैक्ट इमाम गजाली की बातें हैं, उन्होंने यही बातें कही हैं। फायर में स्टॉप बर्निंग, आग जलाना छोड़ सकती है, हम ये एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। सो वी मे एज्यूम द अपोजिट। अच्छा, सच नॉलेज इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस नॉट ऑन रीजन। सच नॉलेज, लॉ ऑफ कॉजेशन का जो नॉलेज है, मसला ये है कि जो राशनलिस्ट है ना, जो आइडियलिस्ट और राशनलिस्ट है, वो लॉ ऑफ कॉजेशन को या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को नेसेसरी और राशनल नॉलेज मानते हैं, और वो इसी की बुनियाद पर रीजन को आगे लेके जाते हैं। ये ह्यूम कहता है कि ये नॉलेज ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू है। सच नॉलेज ऑफ लॉ ऑफ कॉजेशन, सच नॉलेज इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे। मैंने जब बार बार देखा कि आग जलाती है, तब मैंने कहा कि फायर बर्न्स। अगर मैं बार बार देखता तो मैं शायद आग के अंदर कूद पड़ता। सो ऑब्जर्वेशन, अच्छा ये कस्टमरी है क्या? कस्टमरी यानी ये चूंकि होता रहा है, इसलिए ऐसे, यानी लॉ ऑफ कॉजेशन जो है, एक काज से जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वो चूंकि होता रहा है, इसलिए हम आदी हो गए और हम ये समझने लगे और सोचने लगे कि ये एक काज है, ये इफेक्ट है। हालांकि किसी भी स्टेज पे, किसी भी दौर में, किसी भी वक्त में वो अपोजिट भी हो सकते हैं। चूंकि अब होते आ रहे हैं उस तरह से, तो हमने मान लिया कि ये नेसेसरी कनेक्शन, अदरवाइज ऐसे नहीं है। वो पॉइंट नंबर कौन सा है? अच्छा, इट इज, ठीक है, इट इज मेंटल अनअवॉइडेबल बिलीफ, ये नंबर 8 है। मेंटल अनअवॉइडेबल, मेंटल अनअवॉइडेबल बिलीफ, यानी ये हमारे जहन के अंदर ऐसे हैं कि हम इतने कंडीशनड हो गए, हम इतने आदी हो गए, इतना कस्टमरी ये चीज, इतना परसिस्टेंट और इतना स्ट्रांग ये चीज बन गई, एक्सपीरियंस ने इतना हमारे माइंड के ऊपर यानी चिपका दिए कि हम इस चीज को मानने के लिए, तस्लीम करने के लिए रेडी ही नहीं है कि मैं ये मान जाऊं कि आग के अंदर मैं पड़ा रहूं और मुझे ठंडक फील हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, यानी हमारा माइंड इतना आदी हुआ है कि ये अनअवॉइडेबल बिलीफ बन चुका है, ये काज एंड इफेक्ट रिलेशन। अच्छा, ये जो ग्लू है, अब ये देखें, यहां से स्केप्टिसिज्म उनका शुरू होता है। द बाइंडिंग ग्लू is concealed। ये जो काज और इफेक्ट को, ये जो काज और इफेक्ट को आपस में बाइंड कर रहा है, वो ग्लू जो है वो कंसील्ड है, वो छुपा हुआ है, वो हमें नहीं पता। द इंटायर रिलेशन इज मिस्टीरियस। ये अर्लियर इमाम गजाली की बातें हैं। द इंटायर रिलेशन ऑफ काज एंड इफेक्ट इज मिस्टीरियस, ठीक है। ये स्केप्टिसिज्म की बातें हैं। अच्छा, उसके बाद वी कैन नेवर डिस्कवर द पावर दैट कंसील देम।
We can never discover the power that connects or conceal them. हम उस पावर को डिस्कवर नहीं कर सकते, वो चाहे गॉड हो चाहे जो भी हो, हम उसको डिस्कवर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बातें आप लोगों ने स्केप्टिसिज्म के लॉ ऑफ कॉजेशन के ऊपर स्केप्टिकल अप्रोच में आपने ये बातें ली। अच्छा, उसके बाद है कि आइडियाज आर कनेक्टेड नेसेसरली नॉट ऑब्जेक्ट। आइडियाज नॉट ऑब्जेक्ट्स are connected necessarily. ऑब्जेक्ट्स नेसेसरली कनेक्टेड नहीं है कि जिनको हम डिस्कनेक्ट ना कर सके या सेपरेट ना कर सके या काज एंड इफेक्ट्स का चेन उसका तोड़ ना सके, वो ऑब्जेक्ट्स नहीं है एक्चुअली। वो माइंड के अंदर दो इवेंट्स के आइडियाज को इतना स्ट्रांगली जोड़ दिया कि उनके आइडियाज हमारे जहन के अंदर नेसेसरली कनेक्टेड हुए, ऑब्जेक्ट्स नहीं। ठीक है, आइडियाज नॉट ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड नेसेसरली। और वो नेसेसरी कनेक्शन कहाँ पे है? और ये बाय एसोसिएशन ऑफ आइडियाज, बाय एसोसिएशन ऑफ। जैसे ही मैंने आग का जिक्र किया, फौरन आपके जहन में लाइट, रोशनी, स्पार्क्स, बर्निंग, कुकिंग, ये चीजें आ गई। तो ये एसोसिएशन ऑफ आइडिया जहन के अंदर, और इसी एसोसिएशन ऑफ आइडिया ने इस कनेक्शन को माइंड के अंदर नेसेसरी बना दी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स के। यानी अगर मैच स्टिक या माचिस की तीली अगर पड़ी हो तो क्या जरूरी है कि आग लग जाए? नो। लेकिन हम माइंड के अंदर आग एज्यूम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि माइंड बनाता है। सच इज साइकोलॉजिकल नेसेसिटी। सच इज साइकोलॉजिकल नेसेसिटी, यानी ये जहन के अंदर नेसेसिटी है, एक्सटर्नल नहीं है। ठीक है, ये आपका हो गया लॉ ऑफ कॉजेशन। अब आखिरी पॉइंट हम पढ़ते हैं। अच्छा, इनका रिलीजन के ऊपर भी है, गॉड के ऊपर भी है, सोल सब्सटेंस के ऊपर भी है, बहुत सारी चीजें हैं। वो मैं शॉर्ट आपको बता दूंगा, बाकी आप बुक से पढ़ लें, इजी है, इसमें कोई चीज डिफिकल्ट नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं। मैं आपको स्केप्टिसिज्म के ऊपर कुछ लिखवाता हूँ, फिर आप लोगों ने बाकी खुद पढ़ना है। और ये जो गार्ड वगैरह है, इसका मैं हल्का फुल्का आपको बताऊंगा कि स्केप्टिकल अप्रोच कैसा है, वो स्केप्टिसिज्म के अंदर मैं जज़ब कर दूंगा सारी चीजें। ठीक है, स्केप्टिसिज्म। सबसे पहले स्केप्टिकल अप्रोच टू cause and effect relation, टू cause and effect। बल्कि इससे पहले आप एक कोटेशन लिख दें। आप यूं लिखें, thus we have no absolute self-evident or certain knowledge of matters of facts or knowledge never reaches absolute certainty। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बट we have no absolute assurance that things will not change। ठीक है, ये क्या है? फ्रैंक चिले। ये आपके ये आप इंट्रो में लिख सकते हैं। ठीक है,
अब आ जाए कि आपने कौन कौन से पहलू उनके स्केप्टिसिज्म में डिस्कस करने हैं। ठीक है, 10 मैसेजेस हैं, ओल्ड है या अभी आए? ओके जी, ओल्ड मैसेज। सो नंबर 1, skeptical approach to law of causation, to cause and effect relation, to cause and effect relation। इसके अंदर आपने वही बातें लिखनी है कि कंसील्ड है, पावर कंसील्ड है, कनेक्शन कंसील्ड है, कनेक्शन कंसील्ड है। जो मैंने आपको 2-3 बातें लिखवा दी वो लिखते हैं, बाकी भी बातें इसके अंदर लिखते हैं। अच्छा, एक तो लॉ ऑफ कॉजेशन के ऊपर स्केप्टिकल अप्रोच है। सेकंड, सब्सटेंस जो है, सोल सब्सटेंस जो है या सब्सटेंस, स्केप्टिकल अबाउट सब्सटेंस, सब्सटेंस के बारे में स्केप्टिकल है। वी डू नॉट नो anything about it. Its qualities are called accidents. We have perceptions, but substance is entirely different from perceptions. But substance is entirely different from perceptions। यानी ये अगर एक सब्सटेंस पड़ा है, ये एक सब्सटेंस है, इसको मैं परसीव कर रहा हूं, तो मैं तो सिर्फ अपने परसेप्शंस को जान रहा हूं, जबकि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये तो परसेप्शन, ये जो सब्सटेंस है, ये परसेप्शन से कंप्लीटली डिफरेंट है। माय परसेप्शंस आर परसेप्शंस ऑफ द सब्सटेंस, नॉट द सब्सटेंस इटसेल्फ। So I do not know the substance entirely, but rather I know the impressions the substance imprints upon my mind। ये जो सब्सटेंस मेरे माइंड के ऊपर जो इंप्रेशन डाल रहा है, मैं सिर्फ वो इंप्रेशन जानता हूँ, सब्सटेंस को नहीं जानता हूँ। समझ आ गई? उसके बाद वैलिडिटी ऑफ नॉलेज या स्केप्टिकल अबाउट नॉलेज। स्केप्टिकल अबाउट नॉलेज, नॉलेज के ऊपर मैंने अभी इतनी लंबी चौड़ी कोटेशन लिखवा दी, वो भी लिखते हैं। उसके बाद 2 टाइप्स ऑफ नॉलेज है। नॉलेज के जो है 2 टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। एक है रिलेशन ऑफ आइडियाज, एक नॉलेज जो रिलेशन ऑफ आइडियाज से होता है। सेकंड है मैटर्स ऑफ फैक्ट। क्या मैटर्स ऑफ, ये जो मैटर्स ऑफ फैक्ट है ना, इसके रिलेशन ऑफ आइडियाज तो ठीक है, हमने उसके थ्रू बना दी, यानी 2 आइडियाज कनेक्ट कर दिए, लेकिन जो एक्चुअल हकीकत मैटर्स ऑफ फैक्ट्स हैं, यानी फैक्ट्स हकीकत, उसके बारे में हम श्योर नहीं है। दे लाइज बियॉन्ड द टेस्टिमनी ऑफ सेंस और मेमोरी। यू नो लाइज, मैटर्स ऑफ फैक्ट जो है, यू नो मैटर ऑफ फैक्ट्स जो है, लाइज बियॉन्ड द testimony of sense और memory। यानी जो हमारे सेंसेस दावा करती हैं वो मैटर्स ऑफ फैक्ट के ऊपर नहीं, हाँ वो इंप्रेशंस के बारे में या आइडियाज के बारे में दावा कर सकते हैं। सो ये जो नॉलेज जो है, वी हैव नो एब्सोल्यूट एश्योरेंस, वी हैव नो एब्सोल्यूट एश्योरेंस। ठीक है, वी हैव नो एब्सोल्यूट एश्योरेंस, ये मैंने आपको कोटेशन भी लिखवा दी। सो नॉलेज के ऊपर भी वो स्केप्टिकल थे, सब्सटेंस के ऊपर भी स्केप्टिकल है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन के ऊपर भी स्केप्टिकल है। डिनाइल ऑफ सोल सब्सटेंस, सोल सब्सटेंस जो है, जो
मेटाफिजिक्स यानी सुप्रीम बीइंग हम कह सकते हैं, उसके बारे में भी वो स्केप्टिकल हैं, ठीक है। गॉड के बारे में भी स्केप्टिकल हैं। कैसे लिखूं, पॉइंट नंबर कौन सा है? स्केप्टिकल अबाउट गॉड, metaphysics is impossible. मेटाफिजिक्स जो है वो इम्पॉसिबल है, आइडिया ऑफ सब्सटेंस मीनिंगलेस है। ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ सिंप्लिसिटी और इंडिविजिबिलिटी है गॉड की, गॉड इज सिंपल एंड इंडिविजिबल, ये इट कैन नेदर बी कंफर्म्ड नॉर रिफ्यूटेड। यू नो, डॉक्ट्राइन ऑफ simplicity के God is simple, simplicity and indivisibility can neither be confirmed। अब ये देखो, ये परफेक्ट स्केप्टिसिज्म है, can neither be confirmed nor refuted। ना हम इसको रिजेक्ट गलत साबित कर सकते हैं, ना इसको कंफर्म कर सकते हैं। नो नॉलेज टू शो अबाउट गॉड, या टू शो द रियलिटी, यानी नो knowledge, there is no knowledge that explains reality of God। God की रियलिटी हम नहीं जानते हैं। रिलीजन के बारे में वो स्केप्टिक हैं, रिलीजन के बारे में वो स्केप्टिक हैं। ये रिलीजन जो है, ये जस्ट ये कि फाउंडेशन है मोरालिटी का, फाउंडेशन ऑफ मोरालिटी है रिलीजन, बस मोरालिटी की वजह से, मोरालिटी की फाउंडेशन है, बाकी नो सर्टेनिटी, कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई सर्टेन नॉलेज नहीं है। रियलिटी इज नॉट नोन, रियलिटी इज नॉट नोन, नॉलेज इज थ्रू एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के थ्रू हमने चीजें कैलकुलेट की, और हम एंथ्रोपोमॉर्फिज्म करते हैं, यानी अपने अपने क्वालिटीज गॉड या इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म यानी हम, वी आर पावरफुल देन वी attributed power to God, we know things then we applied our knowledge to God, we have life, we have existence then we applied existence on God। सो ये सारी चीजें जो है गॉड पे, नो ये आप ये सारी बातें लंबी चौड़ी उसमें आप स्केप्टिसिज्म के अंदर डिस्कस कर दें। आई होप थिंग्स आर क्लियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट डेविड ह्यूम। बहुत इजी है, आप इसका टेक्स्ट भी पढ़े, आपको मजा भी आएगा। इवन आप काज एंड इफेक्ट रिलेशन को जब आप टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, एंजॉय करेंगे। सो आई आई थिंक वी हैव डन इट। ठीक है, एनी क्वेश्चन? ओके जी, अल्लाह हाफिज।